everyone, welcome to Studious Insect Smart Board, and here we are going to start that how to derive universal law of gravitation. ठीक है, तो हाउ टू डिराइव यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे डिराइव करता है वो जानने से पहले हमको सबसे पहले जानना होगा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है। ठीक है, तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स which is proportional to the product of their masses are inversely proportional to the square distance between them। ठीक है, तो ये कौन कहता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये इसकी जो लाइन है, इसकी जो स्टेटमेंट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने के लिए, इसको और अच्छे से तुम्हें तब समझ आएगा जब मैं तुमको डिराइव करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो देखो डिराइव कैसे होता है। हमने अभी देखा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के स्टेटमेंट में कि टू ऑब्जेक्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये मास 1, जैसे थोड़ा सा 2 मिनट, दो ऑब्जेक्ट हैं, उसका एक का मास है मास 1 और एक का है मास 2। अरे यार शिट, सॉरी, एक का है मास 2। ठीक है, तो एक का मास 1 है, एक का मास 2 है। तो मास 1 मास 2 में क्या होता है, ये वाला जब भी मैं मास 1 बोलूँगी मतलब बड़े ऑब्जेक्ट का मास, और जब मास 2 बोलूँगी तो छोटे ऑब्जेक्ट का मास हम बोलेंगे। फाइन, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने बोला कि टू ऑब्जेक्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। तो दो ऑब्जेक्ट कौन से हो गए? मास 1 और मास 2। किसके प्रोपोर्शनल डायरेक्टली? मासेस के अपने। तो कैसे लिखेंगे हम? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द masses ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हो गया अपना क्या, इक्वेशन 1। फाइन, उसके बाद एक और चीज़ था सेंटेंस में, द फोर्स बिटवीन दैम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो क्या बोलते हैं? द फोर्स बिटवीन दैम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ देयर मासेस, नॉट बिटवीन दैम, ऑफ देयर मासेस। ठीक है, तो क्या बोलता है ये? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ देयर मासेस। तो स्क्वायर डिस्टेंस हम कैसे करेंगे? 1/d। ठीक है, 1/d, और d मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हम कैसे करेंगे? डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो। सॉरी, तो ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ जहाँ डैश लगाया वहाँ लिख दो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो जब हम कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो वो कैसे होगा? देखो कैसे होगा। फोर्स डायरेक्टली, ये तो देखो इक्वेशन 1 क्या था? फोर्स इज डायरेक्टली फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द टू ऑब्जेक्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, ये था। ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अभी हमें इन दोनों कंबाइन करना है। ठीक है, और सेकंड क्या बोलता है? सेकंड बोलता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ देयर मासेस। ठीक है, तो अभी जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने पे क्या आएगा? मैं लिखेंगे कैसे इसको भाई? हम लिखेंगे कैसे? पहला पॉइंट तो आता है, हम इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो देखो इसे कैसे लिखेंगे। सॉरी, पहले इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। हाँ, तो उसमें हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमको उसे कंबाइनिंग फॉर्म में लिखना है। तो देखो कंबाइनिंग यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लेंगे हम कि कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। फिर यहाँ थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब कंबाइन करेंगे तो f जो हमारा दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन थे, कॉमन देखेंगे। दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये f, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन।
ठीक है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। अब हम आगे का लिख लेते हैं, 1 इंटू एम इंटू एम, छोटा एम इंटू बड़ा एम, है ना, और डी अपॉन डी का स्क्वायर, सॉरी ना, डी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इटसेल्फ वही नंबर आता है। फाइन, तो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम अपॉन डी का स्क्वायर। फाइन, तो अब देखो ये तो हो गया इतना कि m मतलब बड़ा m इंटू छोटा m अपॉन डी स्क्वायर। तो ये कैसे आया पता चल गया, क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इस प्रोपोर्शनल की साइन की जगह हम क्या रख सकते हैं, अभी तक पढ़ा नहीं है तो बता देती हूँ। अब इस प्रोपोर्शनल की साइन की जगह अब हम रखेंगे f इज़ इक्वल टू जी m इंटू एम अपॉन डी का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने ये g क्यों लिखा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइटिंग g हियर। तो मैं बता दूँ, g इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली। ठीक है, g जो है प्रोपोर्शनलिटी, सॉरी नॉट प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनलिटी का एक कांस्टेंट है, और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अगर हम इसे क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर ये इक्वेशन है, इसे क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा देखो, इसको हमको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा इक्वेशन हमारे पास, ये सॉरी प्रोपोर्शन का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। डी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम इंटू एन, ये कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा ही देगा। तो ये डिराइव हमने कर लिया यहाँ पर, ये डिवीजन नहीं है, सॉरी ये डिराइवेशन नहीं है, डिराइवेशन तो ये है। ठीक है, तो उधर जी को क्या बोलेंगे आप, तुमसे अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो तुम लिखोगे जी इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। फाइन, तो यही था derivation of universal law of gravitation. So if you want you can write it. ये इधर वीडियो रोके इधर लिखो पहले, उसके बाद यहाँ पर भी लिखो। लिख लिया? फाइन, सो आई एम क्लियरिंग द बोर्ड। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेरिवेशन। For next videos and for more doubts you can comment me below. Till then stay tuned and subscribe my channel. Thank you.